चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं या अनुसंख्यता कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, भाग लेने वाले भाग लेने वाले कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या को, कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को, ठीक है, को आणविकता कहते हैं। आणविकता या अनुसंख्यता भी कहा जाता है। अनुसंख्यता से तो समझ में आ रहा होगा कि अणु की संख्या, अनुसंख्यता भी कहते हैं, अनुसंख्यकता। संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं, संख्यकता या आणविकता कहते हैं, या आणविकता कहते हैं। ठीक है, आणविकता कहते हैं। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है और एक पूर्ण संख्या होती है। आणविकता सैद्धांतिक संख्या है, माने निश्चित संख्या है, एक सैद्धांतिक संख्या है, ठीक है। आणविकता एक सैद्धांतिक संख्या है, सैद्धांतिक संख्या है या सैद्धांतिक मान भी बोल सकते हो। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है। और इसका निर्धारण, यह एक पूर्णांक संख्या होती है, यह एक पूर्णांक संख्या होती है, यह एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। आणविकता का निर्धारण, आणविकता का निर्धारण तीव्र एवं मंद वेग से नहीं किया जाता है, तीव्र एवं मंद पद से, तीव्र एवं मंद पद से नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ध्यान रखना कि आणविकता का निर्धारण जो है वो तीव्र या धीमा पद से नहीं किया जाता है, यह एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है। तो सबको ये बात समझ में आ गया कि आणविकता से आप क्या समझते हैं। आणविकता वास्तव में अणुओं की संख्या होती है जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनके अणुओं की संख्या आप गिन लीजिए और वहीं उसकी आणविकता कहलाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। या सीधे ऐसे बोल सकते हो कि अभिक्रिया होने पर जितने अणु आपस में टकराते हैं उसको हम लोग आणविकता कहते हैं। तो जैसे यदि किसी अभिक्रिया के घटित होने में एक या दो या तीन अणु टकराते हैं तो उस अभिक्रिया को एक अणु कहा जाता है, द्वि अणु कहा जाता है या त्रि अणु कहा जाता है, ठीक है। तो यदि छोड़िए, किसी अभिक्रिया में लिखवा देते हैं, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में में अणु परमाणु या आयनों की वह संख्या,
में अणु परमाणु या आयनों की वह संख्या, या आयनों की वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो किसी प्राथमिक अभिक्रिया के घटित होने पर, जो किसी प्राथमिक अभिक्रिया के घटित होने पर आपस में टकराते हैं, जो किसी प्राथमिक अभिक्रिया के घटित होने पर, घटित होने पर आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है, उसे आणविकता कहते हैं, उसे आणविकता कहते हैं। चलो, तो ध्यान रखना इस बात को, एक या दो या तीन अणु टकराएंगे ना, तो उसको हम लोग एक आणुक अभिक्रिया कहते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में चाहे अभिक्रिया के घटित होने में, यदि किसी अभिक्रिया के घटित होने में घटित होने में एक दो या तीन अणु टकराते हैं, एक दो तीन अणु टकराते हैं, टकराते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्रमशः उस अभिक्रिया को क्रमशः एकानुक, एकानुक कहते हैं, एक अणुक या द्विअणुक, ठीक है, या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं, या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप लोग को हम ये बात समझाए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बताएं आप लोग को, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अनुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। यह एक सैद्धांतिक मान होता है और यह एक पूर्णांक संख्या होता है। इसका जो निर्धारण है वो तीव्र या मंद पद से नहीं करते हैं। इसमें अणुओं की संख्या गिन लेते हैं कि कितने अणु जो है वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो वही लिखवाए हैं कि अच्छा, ये बात समझ लो कि अभिक्रिया होना मतलब अभिकारकों का आपस में टकराना। तो अभिकारक के जितने अणु आपस में टकराएंगे वह उसकी आणविकता कही जाती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण भी देख लो। मान लो जैसे कि NH4NO2 है और ये टूट रहा है N2+2H2O में, तो इसमें एक ही अणु अकेले ना है बाएं में, बाएं में जितने अणु रहेंगे उसी को कहेंगे, तो ये एकानुक हो गया। ये ध्यान रखना कि एक अकेले है। अब देखो जैसे 2HI है, तो ये टूट रहा है H2+I2 में, तो तुम देख सकते हो कि बाएं साइड में 2 HI लिया गया है, इसका मतलब ये द्विअणुक हो जाएगा, क्योंकि बाएं में दो लोग लिए गए हैं, 2 HI, तो द्विअणुक कहलाएगा ये, समझ लीजिए। और अगर मान लीजिए जैसे कि आप ले लेते हैं 2NO+O2, ठीक है, और ये बना दिया 2NO2, तो तुम देख सकते हो कि बाएं साइड में 2 NO एगो O2, तो 3 गुना हो गया टोटल। देखो यहाँ पे ये 2 है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3 हो गया, तो इसको त्रिअणुक बोलेंगे, त्रिअणुक बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही हम बोले कि एक अणु तक रहेगा अकेले तो एकाणुक कहेंगे, 2 रहेगा तो द्विअणुक लिखेंगे, और 3 रहेगा तो त्रिअणुक कहेंगे, ठीक है। तो कल तुम लोग को हम कोटि समझा दिए थे और आज आणविकता समझा दिए, ठीक है।
तो आज हम इन दोनों में अंतर लिखवा देते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको भी टिक कर लेना। और अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं विक्रिया एवं कोटि में अंतर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करें, कई बार पूछा हुआ है। वैसे आणविकता भी पूछा है, जो अभी पिछले वाला बताए हैं। आणविकता में अंतर बताएं, ठीक है। तो एक तरफ कोटि लिखेंगे और एक तरफ आणविकता लिखेंगे। चलिए, और तब दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। एक तरफ कोटि, एक तरफ आणविकता। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? कोटि यह प्रायोगिक मान होता है, यह प्रयोग से निकलता है, ये सैद्धांतिक मान नहीं है, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यह प्रायोगिक मान है, और इसमें लिखेंगे कि यह सैद्धांतिक मान है, यह सैद्धांतिक मान है। ठीक है जी। इसका मान, कोटि का मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। जबकि इसका मान जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई अणु तो आएगा विक्रिया करना है, तो इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य लिख देते हैं। कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। बोलो। तो इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस और कोटि का मान भिन्नांक भी हो सकता है। भिन्नांक कहने का मतलब होता है भिन्न हो सकता है, नंबर, जैसे 1/2, 1/3, ये सब हो सकता है। इसका मान भिन्नांक हो सकता है, भिन्नांक में हो सकता है, ठीक है। इसका मान भिन्नांक में हो सकता है, और इसका मान पूर्णांक में होता है, हमेशा नंबर रहेगा। 2, 3, 4, 5 नंबर रहेगा इसका मान, तो इसका मान पूर्णांक में होता है, ठीक है। इसका मान पूर्णांक में होता है, ठीक है जी, ध्यान रखना। और इसका, इसमें होता क्या है वास्तव में, निकालते कैसे हैं? तो जो प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है वेग समीकरण, कल हम निकलवाए भी थे तुम लोग को, प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण, वेग समीकरण तुम लोग को समझाए थे कल। तो वेग समीकरण में जो पावर होता है उसी को न जोड़ते थे। निर्धारित वेग समीकरण में, वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग, सांद्रता होता था और उसके ऊपर में पावर होता था, तो सांद्रता पद के जो घातों का योग होगा उसी को कहते हैं सांद्रता पदों के घातों का योग, घातों का योग कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि सांद्रता के पदों के घातों का योग जो है वो कोटि कहलाता है। और इसमें अणुओं के आपस में टकराने की घटना है, तो जितने अणु टकराएंगे ना उतना ही होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अभिकारकों के अणुओं की संख्या है जो कि आपस में टकराती है। अभिकारकों के अणुओं, अभिकारकों,
अभिकारकों के अणुओं की संख्या अभिकारकों के अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के घटित होने पर टकराते हैं, जो अभिक्रिया के घटित होने पर टकराते हैं, घटित होने पर टकराते हैं। ठीक है। और इसके बाद से पांचवा पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए, प्राथमिक एवं जटिल दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक एवं जटिल दोनों अभिक्रियाओं, ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए यह प्रायोगिक वेग समीकरण से ही प्राप्त की जाती है। यह प्रायोगिक वेग समीकरण, प्रायोगिक वेग समीकरण से ही ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। ठीक है। और यहाँ पे इस आणविकता का मान कुछ नहीं होता है, जटिल अभिक्रिया में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लिखेंगे कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। आणविकता का कोई अर्थ नहीं है। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे का टॉपिक देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कोटि के प्रकार। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोटि के प्रकार। 5 नंबर का एक अभी बता दिए तुम लोगों को, कोटि और आणविकता में अंतर। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट इसमें से लिख देना बस। कोटि के प्रकार देखो जी, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, 2 कोटि तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला शून्य कोटि, ठीक है। तो शून्य कोटि का मतलब समझ में आ रहा है, पावर में 0 रहेगा। तो लिख देंगे कि जब अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, जब अभिकारकों के सांद्रता, जब अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग, सांद्रता के घातों का योग शून्य होता है, 0 होता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जब अभिकारक, ठीक है, जब अभिकारक का वेग, जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग समय और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, समय और सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए, इसके लिए वेग व्यंजक की प्राप्ति हम लोग करने जा रहे हैं।
5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, वेग व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक की प्राप्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, लिख दे रहे हैं पहला ही। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक की प्राप्ति, वेग व्यंजक की प्राप्ति। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहने का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक होंगे उसका पावर घात, सांद्रण का पावर उसमें 0 रहेगा, सांद्रण का पावर हम लोग को 0 लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि R से P है, R जानते हो क्या है, R अभिकारक है और P क्या है बताओ, उत्पाद है। R से रिएक्टेंट होता है अंग्रेजी में, P से प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं और R को अभिकारक कहते हैं। जब T बराबर 0 था, मतलब शुरुआत में, तो इसका सांद्रण 0 A था और इसका सांद्रण 0 था। लेकिन T समय बाद, समझ गए, जब T समय बीत गया मान लो, तो इसमें से X का खर्चा हुआ, तो जितना ये खर्च होगा उतना ही बनेगा। मान लो तुमको 100 रुपया मिला तो 20 रुपया खर्चा किए, तो कितना बचाए हो, तो 100 माइनस 20 किए, तो खर्च कितना किए हो, तो 20 किए हो। तो ये ध्यान रखना सब। तो अभिक्रिया का जो दर है -dr/dt, यही ना सिखाया था तू लोग को, -dr/dt। और ये समानुपाती किसके होगा, अभिकारक के पावर 0 पर। अभिकारक के पावर 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये लिखने का तरीका सीख लीजिए, और जो जो लिखेंगे वो लिखना होगा परीक्षा में। तो -dr/dt r के पावर 0 के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -dr/dt और बराबर, ये समानुपाती का साइन हटेगा, चिन्ह हटेगा, तो एक स्थिरांक आएगा, के आर के पावर 0 हो जाएगा। और किसी के पावर 0 1 होता है, ये तुम जानते हो। किसी के भी पावर में 0 हो जाए, 10 के पावर 0 1, 100 के पावर 0 1, 1 करोड़ के पावर 0 1, तो -dr/dt बराबर के हो गया। तो -dr बराबर के dt लिख सकते हैं, dt को उधर भेज दो। अब इनका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप लोग मैथ में नहीं शायद पढ़े होंगे, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखो जी, dr का इंटीग्रेशन r होता है, dr का इंटीग्रेशन r होता है, तो r बराबर dt का t होता है। तो ये dr बराबर -kt+c, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। माइनस को उस साइड भेज दिए थे, तो -kt+c हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि t बराबर जब 0 लिया जा रहा है तो r का मान हम लोग r0 मान लेते हैं। t बराबर 0 पे r का मान हम r0 मान लेते हैं। जो यहाँ a माने हैं, a को हम r0 से सूचित करेंगे अब। चलो जी, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अगले पेज पे आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, r बराबर -kt+c लिखा था। तो r बराबर 80 का मान हम लोगों ने निकाल लिया ना जी। यहाँ पे जब t बराबर 0 रखेंगे तो r बराबर c आ जाएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से, t बराबर 0, तो r बराबर मेरा r0 है, तो c बराबर क्या हो गया, r0 हो जाएगा। कैसे हो गया c बराबर r0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, r की जगह r0 लिखना ही है, तो c का मान क्या आ गया, r0। तो ध्यान रखना कि t बराबर 0 पे r बराबर r0 है, तो c बराबर भी r0 होगा। अब इस समीकरण में रख दो पहला में, तो r बराबर -kt+c, और हम लोग अभी निकाले हैं कि r की जगह हम लोगों को क्या रखना है, r की जगह तो r रहने देना है, c की जगह r0 ले आ देना है, तो -kt+r0। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर नॉट माइनस आर बराबर के टी, आर नॉट माइनस आर बराबर के टी। तो के बराबर क्या लिखेंगे, आर नॉट माइनस आर बटा में टी। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, तो आर नॉट क्या है, आर नॉट आरंभिक सांद्रता है, आरंभिक सांद्रता। और आर क्या है, आर जो है वो अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता है, ठीक है। या टी समय पर सांद्रता है, और टी जो है वो समय है। तो इसको निकालेंगे इस तरह से तो हमारा के आएगा, और के जो है वेग स्थिरांक है। यहाँ पे जो के है वो वेग स्थिरांक है, और किस क्रम का है, किस कोटि का है, तो शून्य कोटि का। वेग स्थिरांक किस कोटि का है, तो शून्य कोटि का है। समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग शून्य कोटि का वेग समाकलित समीकरण कहते हैं। इतना लिख दोगे 5 नंबर हो जाएगा। इसे शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। फिर से समझा दीजिए सर। यहाँ पे हम ये बताए हैं कि माइनस डी आर बटा डी टी आर नॉट आर के पावर 0 के समानुपाती होता है। ये माइनस डी आर बटा डी टी जो है वो दर है, अभिक्रिया का वेग है। तो दर को हम लोग इस तरह सूचित करते हैं, तो आर के पावर 0 हो गया, तो माइनस डी आर बटा डी टी, जब हाई हटेगा तो के आएगा, तो के आया तो के आर के पावर 0 हो जाएगा। और आर के पावर 0 1 होता है, तो आर के पावर जब 0 1 होगा तो 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के बच गया, तो यहाँ के बच गया, और अब डी टी को भेज दो दाहिने साइड, तो माइनस डी आर बराबर के डी टी हो गया। डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, और के डी टी का टी हो जाएगा, और प्लस सी। तो ये माइनस चिन्ह को उधर भेज दिए हम लोग, तो ये समीकरण 1 हो गया। तो आर बराबर माइनस के टी प्लस सी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ बताए हैं कि जब आर का टी का मान 0 रखेंगे तो आर का मान आर नॉट मान लेते हैं। ये मानने का तरीका है कि जब ये शुरू में 0 है तो ये भी 0 आर नॉट कहा जाए। तो अब यहाँ पे जब टी 0 रखिएगा, टी का मान 0, तो भाई पूरा समय समाप्त ना हो जाएगा। आर का मान तो आर नॉट रख दिए हैं, तो सी का मान आर नॉट आ गया। तो यहाँ से सी का मान निकालने के बाद सी के जगह पे इसको रख दो, तो सी बराबर आर नॉट हो गया। अब आर नॉट को तुम यही रहने दो, आर को इधर भेज दो, और के टी को बाएं साइड भेज दो, तो के टी बाएं चला गया, आर नॉट माइनस आर दाहिने चला गया, तो के बराबर आर नॉट माइनस आर बटा टी आ गया। इसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और नहीं तो एक और तरीका था कि आप यहाँ से इसको लेकर के चलते। कैसे लेके चलिएगा, देखिएगा, सेकंड मेथड लिख दे रहे हैं। इतना लिख दोगे तो तुम्हारा 5 नंबर हो जाएगा। dx बटा dt से हम लोग दर को सूचित करते हैं, और ये समानुपाती होगा a माइनस एक्स के पावर 0 के। पावर 0 काहे कह रहे हैं, कहे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो dx बाई dt बराबर k, और a माइनस एक्स के पावर 0 हो गया, तो a माइनस एक्स के पावर 0 तो 1 ना हो जाता है, तो dx बाई dt बराबर k आ गया, तो dx बराबर k dt हो गया, dx बराबर k dt। समझ गए। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो dx बराबर k dt जब आ गया तो इंटीग्रेट करिए, तो करिएगा तो dx तो हमको x दे देगा, और k dt हमको t दे देगा, तो kt हो गया, और प्लस kt और प्लस c हो जाएगा, kt प्लस c, ठीक है ना। तो जब t बराबर 0 लेंगे तो हाई पूरा खत्म, t बराबर 0 पे तो हाई पूरा खत्म ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 होगा, तो c का मान भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि t बराबर 0, तो x का मान 0, काहे कि t बराबर 0 पे देखो x नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब a माइनस 0 है, तो x का मान यहाँ पे 0 है।
तो टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0, तो सी बराबर भी तो 0 हो गया, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो सी बराबर भी 0 हो गया। तो हम लोग के हिसाब से अब क्या आ गया, जब सी का मान 0 ला दिए तो एक्स बराबर हमारा क्या बच गया, के टी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा टी। तो के निकालने का एक और तरीका है तुम्हारे पास। एक्स क्या है, तो खर्च हुआ है। टी क्या है, समय है। ये खर्च हुई मात्रा, खर्च हुई मात्रा है। और टी जो है वो समय है। ठीक है। और एक्स जो है वो उत्पाद की अंतिम सांद्रता है। एक्स जो है उत्पाद की अंतिम सांद्रता है। उत्पाद की अंतिम सांद्रता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें एक अर्ध आयु काल भी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कल हम तुम लोग को बताएंगे। और इसका ग्राफ भी होता है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफीय निरूपण भी बता देते हैं। शून्य कोटि का ग्राफीय निरूपण। शून्य कोटि का ग्राफीय निरूपण। देखो जी, तो हमारा क्या आया था सूत्र, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, यही ना आया था। तो ये जो है वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, तुम लोग पढ़ा होगा 11वां में ये समीकरण। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा इसका। इधर में सांद्रता है और इधर में समय है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सीधी रेखा आ गया, और सीधी रेखा का ढाल जो है वो माइनस के है। ढाला नहीं, ढाल। ढाल बराबर माइनस के। तो याद रखना इस बात को। और अगर ये सांद्रता किसकी है, अभिकारक की। तो याद रखना यहाँ पे कि सांद्रता अभिकारक का लिया जा रहा है, और वही उत्पाद का लिया जाएगा तो फिर कहानी कुछ और होगा। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता तो एक्स माने थे, और इधर समय है। तो यहाँ पे सीधा चला जाएगा, एक्स बराबर के टी हो गया। ये उत्पाद की सांद्रता को एक्स से सूचित करते हैं। तो वाई बराबर एम एक्स हो गया। ये ढाल के हो गया, ढाल का मान के आ जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ तुम्हारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। और अगर आता है ग्राफ बनाने को तो ऐसे बना सकते हो। तो शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दे रहे हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है, और ये पांचवा पेज है। तो ये दोनों ग्राफ याद रखना सब, उत्पाद की सांद्रता। और अगर तुमसे उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ पूछा तो ऐसे बनाओगे। ठीक है। और अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता लिखना होगा। ऐसे तो ऊपर में सांद्रता हम लिखे हैं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता। तो वाई अक्ष पे अभिकारक की सांद्रता है, और एक्स अक्ष पे समय है। तो इन दोनों में इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। और समीकरण आप लोग को याद रखना है, समीकरण दो गो हो गया। एगो एक्स बराबर के टी याद रखना है, और एगो तुम्हारा जो आया था पीछे, के बराबर आर नॉट माइनस आर बटा टी। और यहाँ सब लिखा हुआ है क्या क्या है। अब इस पर न्यूमेरिक